तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है स्क्रीन पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है यहाँ पे। और क्वेश्चंस हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। स्क्रीन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों में लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है। और ये क्वेश्चन है आपका हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड। हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। और हार्वर्ड गार्डनर क्या कहते हैं कि इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में इनकी 9 प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, ये जो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो 3 बच्चे हैं, एक राम है, श्याम है, सीता है। तो राम के अंतर्गत जो है बात करें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मैथ कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत ही ग्रेट बुद्धि है। यहीं पर बात करें हम श्याम की, तो श्याम के अंतर्गत उसे चित्र बनाने का बहुत शौक है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं जो सीता है, उसे गाने का बहुत शौक है, उसके अंदर वो बुद्धि है। तुरंत से मानो जैसे कह रहे हैं कि लय, स्वर, माधुर्य। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहीं पर कोई भी सॉन्ग बज रहा है तो जैसे उनके कानों में इसकी आवाज़ पड़ती है ना, तो तुरंत से उसे गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं। बहुत अच्छी वॉइस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तुरंत से उस गाने को याद भी कर लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उसमें, यानी कि संगीत में बुद्धि है। उसका जो माइंड है वो संगीत को एकदम कैचिंग करता है अपने माइंड से। ठीक है, तुरंत से गाने की जो कलियाँ होती है उन्हें याद कर लेना, या फिर तुरंत से गाना सीख लेना, या फिर अच्छी लय, अच्छी आवाज़, अच्छे स्वर, अच्छे माधुर्य के थ्रू आप उसे गा रहे हैं। शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि आपकी ये फिजिकल से रिलेटेड होती है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि आपकी क्या होती है, इंटरपर्सनल बुद्धि। ये होती है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, जिसमें आप स्वयं की बातों को अच्छे से, यानी कि अपनी अंतः आत्मा को जानते हैं। एक भाषाई बुद्धि होती है, आपको बोलने की बहुत नॉलेज रहती है। ऐसे ठीक बात करें जैसे आपके न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ वाले, मीडिया वाले कह सकते हैं। मीडिया वाले हर समय बक 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 करते रहते हैं। हाँ, ये हुआ, उस शहर में बारिश हो रही थी, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। बहुत हर समय न्यूज़ देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, यानी कि बोलने का टैलेंटेड होता है। ठीक है, उनके अंदर भाषाई बुद्धि होती है। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है। देखो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है। समाज, अब समाज का मतलब क्या होता है, सोसाइटी। अब आप अपने समाज में रहते हैं, आप अपने समाज में बैठते हैं, उठते हैं, तो मानो 2-4 व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है ना, आपस में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो एक दूसरे की बातों को जानते हैं, समझते हैं। यही क्या है आपका सामाजिक भाषा के अंतर्गत आएगा, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य भाषा के अंतर्गत आएगा। तो क्या इससे सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को हम सुसाध्य बना सकते हैं, या फिर चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया के लिए एक बाधक बनती है, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, या फिर अधिगम की प्रक्रिया का अवरोध करती है। सो एस्थेटिक बेस्ड यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। सो बात करें अगर यहाँ पर बच्चा सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सीखता है, समाज में घुल मिलकर सामाजिक व्यक्तियों के साथ में भाषा को ग्रहण करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके चिंतन पर बाधा उत्पन्न कर रहा है, या फिर निरर्थक है, या फिर अवरोध पैदा कर रहा है। ये यहाँ पर आपके सीटेट के निगेटिव टैग वर्ड्स है। ओके, सो एस्थेटिक पॉजिटिव टैग वर्ड्स यहाँ पर होगा ऑप्शन ए आपका। जी हाँ, सामाजिक पारंपरिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके आप अधिगम को सुसाध्य बना सकते हैं और भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत बेस्ट लर्निंग आपकी यहाँ पर हो सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी समझ नहीं आ रही है। मानो 2 बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, 2 बच्चे हैं, ओके, दोनों बच्चे अलग अलग समाज से रिलेटेड है, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जो है उनके विचार विमर्श है। तो मानो 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो साइंस की बात करें, विज्ञान, तो यहाँ पर उसकी जो है बारे में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर जो है पानी जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है, जब पानी गर्म हो जाए तो क्या हो जाता है। तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, दूसरा बच्चा जवाब देता है। यही सामाजिक अंतः क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट है समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है। इसका क्या मतलब है? देखो, समाज की संस्कृति पुरुष और महिला, यानी कह सकते हैं ना कि यहाँ पर समाज खुद इस चीज़ को, हमारी जो संस्कृति है इस चीज़ को उन्होंने ही बढ़ावा दिया हुआ है कि भैया लिंग के आधार पर कौन लड़की है और कौन लड़का है, और लड़की के कार्य क्या क्या है, लड़की के कार्य क्या क्या है। तो जेंडर एक जैविक संरचना है। जेंडर क्या है? जेंडर एक क्या है यहाँ पर ये बताना है। तो जेंडर का मतलब, जेंडर एक आनुवांशिकता है, जेंडर जैविक है और सामाजिक नहीं। जेंडर एक जैविक संरचना है। ऑब्वियसली जेंडर इज अ सोशल यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्ट। ओके, जेंडर एक क्या है? सामाजिक रचना है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, हमारा समाज ये स्वयं तय करता है, हमारा समाज ये स्वयं तय करता है लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कि अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कि लड़की के कार्य क्या क्या होंगे और लड़के कौन कौन से कार्य करेंगे। जैसा कहते हैं ना कि लड़कियाँ घर के कार्यों में हाथ बटाएगी और लड़के बाहर के कार्यों में हाथ बटाएंगे। लड़के घर के कार्य नहीं कर सकते और लड़कियाँ बाहर के कार्य नहीं कर सकते। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं और लड़कियाँ यहाँ पर ऐसा कहते हैं ना कि कबड्डी वगैरह ये खेल सकते हैं, इस तरह। ओके, चलिए, तो ये क्या है? एक ये भैया किसने, ये रणनीति किसने बनाई हुई है? ये रणनीति समाज ने ही तो स्वयं तय की हुई है कि ये कार्य ये करेंगे और ये कार्य ये करेंगे। असेसमेंट, आकलन क्या होता है? असेसमेंट बात करते हैं सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। बच्चों के नामीकरण और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है। आकलन को बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। देखो, ये कह रहे हैं कि आकलन तनाव उत्पन्न करता है। आकलन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट हम उसे कहते हैं। मानो कि शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं हम बच्चे को, यहाँ पे जो है चैप्टर्स कुछ भी है, यहाँ पे एक विषय है पढ़ा रहे हैं। मानो यहाँ पर हम जो है ज्योग्राफी में पढ़ा रहे हैं कि जो है सूर्य आपका किस साइड निकलता है? पूरब साइड निकलता है। अब हम दिशाओं के बारे में बच्चों से चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरब दिशा किस तरह होगी, पश्चिम दिशा किस तरफ होगी, उत्तर दिशा किस तरफ होगी और दक्षिण दिशा किस तरफ होगी। फिर हम उन्हें पार्टी यानी कि प्रैक्टिकल के थ्रू करा के दिखाएंगे कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ऐसा ठीक इस तरह से हम करके बताएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जहाँ पे बच्चों को दिशाओं को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तभी हमने उसका आकलन किया, असेसमेंट किया कि देखो अब आपको बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। टीचर्स आपके कोई भी हो सकते हैं। तो इससे भैया तनाव उत्पन्न नहीं होगा या फिर ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट। डी ऑप्शन भी राइट है, लेकिन बी ऑप्शन बहुत बेस्ट है। इससे सीखने और सिखाने की, आकलन का मतलब यही तो होता है असेसमेंट, बच्चे को किस तरह आप सिखा रहे हैं, किस तरह बच्चे सीख रहे हैं, दोनों चीज़ें ही मोस्टली इफेक्ट डालती हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए वे क्या करें? योगात्मक मूल्यांकन का यूज़, रचनात्मक का यूज़, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान, केवल पेपर पेंसिल पर ध्यान, केवल और केवल। आपको पता है केवल और केवल अगर आ जाता है तो ये तो वैसे भी सीटेट का क्या है भैया, निगेटिव से भी निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। जी हाँ, अब हमें यहाँ पे देखना है तो हमारा बेस्ट जो है ऑप्शंस कौन सा होगा, ठीक है ना। सो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा बेस्ट ऑप्शंस कौन सा होगा। ब्राइटनेस को ज़्यादा हो रखी है, लाइट की वजह से ना प्रॉब्लम बहुत क्रिएट्स होती रहती है और हम फ़ोन में ही रिकॉर्ड करते हैं इसलिए आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या योगात्मक मूल्यांकन का मतलब भी आपका बच्चों को केवल और केवल बात करें यहाँ पर योगात्मक का मतलब ये होता है आपका कि बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक साल के अंत में हम बच्चे को कोई टेस्ट दे या फिर उसके थ्रू यहाँ पर हम उससे कुछ चीज़ें पूछें सिर्फ और सिर्फ एक साल के बाद में अंत में, तो ये भी गलत है। केवल वर्ड लग गया तो वैसे नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने का मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन का यूज़ करना, और सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब भी यह होता है कि बच्चे को जब आप प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ाते हैं
और प्रतिदिन अगर बच्चे को कहीं पर भी कोई त्रुटि हो रही है, माने कि एक टीचर है मैथ्स के और मैथ्स में यहाँ पर आप बच्चे को जो है जोड़ का सवाल सिखा रहे हैं, ठीक है ना, जोड़ना सिखा रहे हैं, और अगर बच्चे को यहाँ पे त्रुटि हो रही है तो बताओ, आप बच्चे को तभी तो बताएंगे या फिर आप ये कहेंगे नहीं 1 हफ्ते बाद आना तब बताऊंगा, नहीं 1 मंथ बाद आना तब बताऊंगा, नहीं जब ये तुम्हारा पूरा साल खत्म हो जाएगा ना, इस सवाल को मैं आपको तब समझाऊंगा। क्या टीचर्स ये कहते हैं, क्या यही हमारी शिक्षा पद्धति होती है? नहीं ना, रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से पहले हमें क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि क्वेश्चन में जो है निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, तो ये हमारा क्वेश्चन निगेटिव है, इसलिए हमें ऑप्शन भी निगेटिव ही चूज करना होगा। यह समावेशन में अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी ज़रूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्र होता है। समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है, या फिर इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। तो समावेशित का मतलब समावेशन मैं आपको बार बार समझाती हूँ। आज की जो हमारी शिक्षा है वर्तमान समय की, वो है समावेशित शिक्षा, समावेशन शिक्षा। तो समावेशन का मतलब क्या होता है? समावेशन का मतलब ये होता है बच्चा किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड है, बच्चा किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, बच्चा किसी भी जो है धर्म का है, बच्चा जो है कैसा भी है, अमीर है, गरीब है, बच्चा व्यक्तिगत भिन्नता वाला है, बच्चा दृष्टि बाधित है, विकलांग है, श्रवण बाधित है, या फिर पैर से नहीं चल सकता, बच्चा कैसा भी है, बच्चा प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है। सभी बच्चों को एक ही क्लास में, अगर बच्चे फर्स्ट क्लास में इन बच्चों ने सबने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट क्लास में एक ही कक्षा में और उन्हीं टीचर्स के थ्रू सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये होगा समावेशन का मतलब। अब ये बताना है कौन सा कथन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समावेशन केवल और केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है, कह रहे हैं कि यहाँ पर ओनली आप कक्षा में उन्हें ही पढ़ाइए जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, बाकी जितने सामान्य बच्चे उन्हें क्लास से बाहर निकाल दीजिए। उन्हें कहिए कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम ओनली दिव्यांग बच्चों को ही पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर नज़रिया क्या है? गलत है। ओके, इससे यहाँ पर जो ये आपके दृष्टिबाधित बच्चे हैं ये क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि हम इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते, क्यों हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया है। फिर इस तरह की चीज़ें बहुत गिल्टी फील होता है अपने आप में, क्यों हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया है, क्यों हमारे साथ और सामान्य बच्चे नहीं सीख पाते, क्यों हमें समूह से बाहर निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते रहना, ठीक है ना। कथन और तर्क वाला है। कथन कहता है विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। बेहतर, सबसे बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और सीखने की ज़रूरतों का समायोजन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम कथन की बात कर लेते हैं। कथन क्या कहता है भैया? हमारा कथन कहता है विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को भी लचीला बनाना चाहिए। विविध का मतलब होता है व्यक्ति की भिन्नता। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे, बिल्कुल इतने बच्चे हो सकते हैं एक क्लास में। तो आप सभी बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे? व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे सामान्य हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि के हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं, ओके, कुछ बच्चे दिव्यांग भी हैं। तो इन सभी बच्चों को आप कैसे हैंडल करोगे? तो बिल्कुल हम सभी की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को उसी तरह से हैंडल करेंगे और हम अपनी प्रणाली को भी लचीला बनाएंगे। बेहतर है। और मैंने कहा है अगर कथन गलत है तो आँख बंद करके लगा देना, हमारे दोनों ऑप्शन राइट होंगे। अगर कथन सही है, हो सकता है अगर कथन सही है आर गलत हो। लेकिन हाँ मैंने कहा था कि अगर कथन हमारा गलत होगा तो आँख मीच के लगा देना, दोनों गलत हो गए। लेकिन देख लो एक बार तर्क सही है, बिल्कुल तर्क भी सही है, बच्चों को सीखने सिखाने के बेसिस पर बिल्कुल पॉजिटिव बातें करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सा उदाहरण सहायक की तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में हेल्प करेगा? छड़ी है, ब्रेल प्रणाली है, श्रवण में मदद करने का उपकरण है या फिर आवर्धक लेंस है? कौन सा एग्जाम्पल सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी गतिशीलता में मदद करेगा? गतिशीलता,
गतिशीलता, यानी ये हमारे फिजिकल से रिलेटेड है और ये उन बच्चों की बात कर रहा है मोस्टली जो बच्चे चल नहीं पाते, व्हील चेयर के माध्यम से या फिर छड़ी के माध्यम से, वॉकिंग स्टिक के माध्यम से वो चल सकते हैं। ब्रेल प्रणाली उसके अंतर्गत आती है। जो बच्चा दृष्टि बाधित होता है, जिसे नहीं दिखता है, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, उसे हम ब्रेल प्रणाली के थ्रू पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा नहीं सुन सकता, उसे हम टेप रिकॉर्डर की हेल्प से बच्चों को उपकरण दे सकते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। आवर्धक लेंस, ये भी आपका जो है दृष्टि बाधित से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये है जो है गतिशीलता, गति, चलने फिरने की बात कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि विकलांग है, चलने में त्रुटि होती है, चल नहीं पाता है, चलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो व्हील चेयर के माध्यम से या फिर वॉकिंग स्टिक के माध्यम से वो चल सकता है। इस तरह की जो स्टिक होती है, जो यहाँ पे दोनों लगी रहती है इस तरह, ओके, तो व्यक्ति उससे भी चल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रणाली विद्यार्थी जिन्हें दृष्टि बाधित है उसके लिए क्या प्रभावी नहीं है। देखो, दृष्टि बाधित, जो बच्चा दृष्टि बाधित है उसके लिए क्या प्रभावी नहीं है। अब दृष्टि बाधित का मतलब समझे पहले, वो होता है कि जो बच्चा देख नहीं पाता, जो बच्चा अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अब अगर आप बच्चे को लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप गलत तरीका अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? एक तो ऊपर से बच्चा देख नहीं पाता है, ऊपर से आप लिखित सामग्रियों का यूज़ करा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत हुआ वो यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे इस तरह के बच्चों को। कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करेंगे, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाएंगे, संरचनाओं को विविध तरीकों में प्रस्तुत करेंगे, या फिर विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हर दम अलग बिठाएंगे। तो अगर दृष्टि बाधित बच्चे हैं उसके लिए ये सही है कि कक्षा में कम बिल्कुल, अगर बच्चे इस तरह के हैं तो उसके लिए आप कम प्रतिबंध यहाँ पे लगाएंगे, सही बात है। और अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए टेप रिकॉर्डर वगैरह श्रवण उपकरणों का यूज़ करेंगे, इसलिए ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। कक्षा में गैर ज़रूरी बाधाओं को भी हम हटा देंगे, जो निगेटिव पार्ट से उसको भी हटा देंगे, विविध तरीके हम अपनाएंगे, ये भी सही बात है। लेकिन हमें तो यहाँ पे निगेटिव ऑप्शन का चयन करना है और निगेटिव ऑप्शन होगा ये हमारा डी ऑप्शन। क्यों होगा? विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हम हरदम अलग बिठाएंगे। देखो, अगर ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं और आप कक्षा में अगर इन बच्चों को हरदम अलग करते हैं कि आप अलग बैठो, ये करो, वो करो, तो ये बच्चा अपने आप में गिल्टी फील करेगा। ये वही चीज़ फील करेगा, ईश्वर ने हमें ऐसा क्यों बनाया है जिससे हमें यहाँ पर टीचर अलग बैठाते हैं, सामान्य बच्चों के साथ हमें नहीं पढ़ा सकते, ऐसा क्यों। मानो समूह में खेल रहे हैं बच्चे, तो आपको नहीं खिलाया जा रहा है, आपको कह दिया गया है यहाँ बैठ जाओ, तुम पे नहीं होएगा, तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना। हरदम उन्हें हर एक कैटेगरी में अलग ही कर दे रहे हैं आप, तो इससे बच्चे ऊब जाएंगे और वो गिल्टी फील करेंगे। और यहाँ पर बात करें, वो ये भी फील करेंगे कि हमें ऐसा ही क्यों बनाया है, आखिर हम में ही क्या कमी है। यहाँ पर बहुत चीज़ें फिर दिमाग में हमारे आती है, क्योंकि जो बंदा होता है, देखो, जो दृष्टि बाधित बंदा होता है या श्रवण बाधित होता है या फिर विकलांग होता है, पैर से नहीं चल सकता, तो जिसके साथ जो घटनाएं घटित होती है उसको ही पता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है, ठीक है ना। बिल्कुल। रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, अभिसारी सोच करने की क्षमता। तो रचनात्मकता यहाँ पर क्रिएटिविटी वही एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, ओके, यही चीज़। मानो एक क्लास में 3-4 बच्चे हैं, तो आपस में एक बच्चा जिसे मैथ्स बहुत अच्छा आता है, एक बच्चा जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, एक बच्चा जिसे हिंदी बहुत अच्छा आती है, एक बच्चा जिसे साइंस बहुत अच्छी आती है। तो 4 बच्चे हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग अपने अपने हुनर के साथ में रचनात्मकता चीज़ों को करते हैं। तो यहीं पर जिस बच्चे को मैथ आता है वो उन तीनों बच्चों को मैथ बताएगा, जिस बच्चे पे साइंस बेस्ट है वो उन तीनों बच्चों को साइंस बताएगा, और जिस बच्चे की इंग्लिश बेस्ट है तीनों बच्चों को इंग्लिश बताएगा, और जिस बच्चे की हिंदी बेस्ट है उन तीनों बच्चों को हिंदी यहाँ पे बताएगा। तो बताइए हुआ कि नहीं हुआ? हुनर ग्रेट यहाँ पे बिल्कुल हुआ। तो रचनात्मकता क्या है? बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की। अगर हम किसी कार्य को बार बार एक ही बार, मानो मैंने एक PDF बना ली यहाँ पे CDP की, और मैं बार बार जब तक पेपर ना हो बस
एक ही पीडीएफ का 10 क्वेश्चन का, एक ही पीडीएफ से बार बार प्रैक्टिस कराते जाओ तो आप बोर हो जाओगे, दोबारा से चैनल पे भी नहीं आओगे पढ़ने के लिए, तो ये गलत है। अंकों के अनुक्रमों को याद रखने की, याद रट्टाफिकेशन। अभी सारी सोच तो वैसे भी निगेटिव, अभी सारी सोच का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीके से सोच पाते हैं, डिफरेंट नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट होगा कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, खोजबीन, स्वयं, जब बच्चा खुद स्वयं खोजबीन करके खुद एक्टिविटीज़ के माध्यम से जब बच्चा सीखता है, एक्टिविटीज़ के माध्यम से जब बच्चा स्वयं सीखता है, वो सीखना सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाता है। जैसे बच्चा कहे यहाँ पे कि जो पानी होता है, पानी का बर्फ़ कैसे बनता है, और फिर बर्फ़ का पानी कैसे बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के हो, ठीक है। बहुत अच्छे कुछ भी लॉजिक बना लेते हैं बच्चे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से खोजने की क्षमता जो मौलिक